मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ज्ञानवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केंसरिया की जो ग्रुप एसएसटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, अपन अध्ययन कर रहे थे लेसन 2 अध्याय 2 जल संसाधन। जल संसाधन वाटर रिसोर्स के बारे में, जिसमें आपने काफी हद तक जानकारी प्राप्त की। पहले शुरुआती समय में आपने संपूर्ण पृथ्वी स्तर के ऊपर जल के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया। उसके बाद में भारत की कुछ 4 बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। फिर राजस्थान की बड़ी और छोटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अपन ने जानकारियां प्राप्त की। अब उसके बाद में बात आती है, आज अपन अध्ययन करेंगे जल संरक्षण। जल संरक्षण जल संरक्षण हमारी प्रकृति की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कुछ विद्वान या जो भूगोल रखता है, उन्होंने यहाँ तक ये बात भी कही कि आने वाले समय में अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो वो किसकी वजह से होगा? जल की वजह से। जल की वजह से तीसरा विश्व युद्ध होता है। यानी इतनी भयंकर समस्याएं जल से संबंधित आने वाली। इसका कारण अपन देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जल तो बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है। काफी बड़ी मात्रा में 71% जल पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जल कैसा है? खारा है। 97% जल है खारा है, 3% ही मीठा है, जिसमें से ज्यादातर बर्फ के रूप में जमा है। 69% बर्फ के रूप में जमा है, 30% भूमिगत हो गया, और बाकी 3 का बचा हुआ मात्र 1% जल है। उसी को अपन क्या करते थे? उपयोग में लेते थे। इस जल को बचाने का प्रावधान अपने राजस्थान के अंदर तो बहुत प्राचीन काल से हो रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है, जैसे आहड़ सभ्यता, बेराड़ सभ्यता है, बालाचल सभ्यता है। इन सभ्यताओं की जब उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, तो उस वक्त भी जल को बचाने के, जल को सुरक्षित करने के या जल को संचित करके उसको लंबे समय तक उपयोग करने के साधन उस काल के अंदर भी मौजूद थे। यानी सिंधु घाटी के काल के अंदर लोग क्या करते थे? जल का संरक्षण करते थे, जल को बचाने का काम है वो करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खुदाई की गई, तो बड़े बड़े तालाब प्राप्त किए, पौंड मिले हैं, नहरें मिली है, कुएं मिले हैं। इसके अलावा अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जल को बचाना, एक जल की मरुस्थल में भारी समस्या है जल की। तो इसीलिए अपने राजस्थान के अंदर तो ये परंपरागत रहा है। अपन राजस्थान के लोग शुरुआती समय से ही, प्राचीन काल से ही वर्षा का जो जल होता है उसको संग्रहित करने का अपन प्रयास करते रहते हैं। और सरकार ने भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसका सहयोग दिया। जैसे मनरेगा योजनाओं के माध्यम से खेतों के अंदर, घरों में टांके बनाए जाते हैं, जिससे वर्षा के जल को संग्रहित करके, इकट्ठा करके लंबे समय तक उसको उपयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। और मैं खुद कहता हूँ कि अपन सभी को वर्षा के जल को संचित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, और इकट्ठा करके वर्ष भर उस जल को पीने के रूप में काम में लाना चाहिए। जितना जल अपन, वर्षा का जल जितना शुद्ध जल है, उतना कोई भी शुद्ध जल नहीं है। सभी प्रकार के जो जल के मुख्य गुण होते हैं वो वर्षा के जल के अंदर पाए जाते हैं। अपन कहते हैं भाई घरों के अंदर मीठा, खारे पानी को मीठा कर लेंगे, आरओ प्लांट घरों में लगा लेंगे, लेकिन उसमें जल के जो वास्तविक गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आरओ का पानी, मैं कहता हूँ कि जैसे आप थोड़ा गर्म होने के बाद उसको पियो, आपको उसका कोई स्वाद नहीं होगा, स्वादहीन होगा। और एक वर्षा का पानी, अपने गाँव के अंदर तो विशेष रूप से वर्षा के जल को संग्रहित करने का प्रयास किया जाता है। हमारे तो पिछले 3-4 पीढ़ियों से अपन वर्षा के जल को उपयोग में लेते रहते हैं। जैसे अपना जो ये क्षेत्र होता है, फ्लोराइड जोन के तहत आता है, ऊपर पट्टी नाम से भी इसको जाना जाता है। अपने क्षेत्रों में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। तो हमें वर्षा के जल को क्या करना चाहिए? संचित करना चाहिए। संचित करके उसका संरक्षण करके उसको अपन वर्ष भर उपयोग के अंदर ले सकते हैं, जिससे अपने जीवन है वो वर्षा के जल का आसानी से उपयोग करके अपन कई प्रकार की जो जल से संबंधित होने वाली बीमारियां, उनसे अपन बच सकते हैं। बहुत सी बीमारियां जल से होती है।
WHO के आंकड़े के मुताबिक वर्ष भर में लगभग संपूर्ण विश्व में 2 करोड़ लोग जल से जनित बीमारियों में मारे जाते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या बनाया जाएगा? जल संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव। और इस बचाव करने की इसमें क्या पूछे जाते हैं? हमेशा उपाय पूछे। कितने उपाय पूछे जाते हैं? 2 उपाय। क्वेश्चन आएगा जल को संरक्षित करने के कोई 2 उपाय बता। आप छोटी क्लासों से पढ़ते हैं, उसके बारे में आसानी से जवाब दे सकते हो। पहला सबसे अच्छा जवाब है जल को संरक्षित करने के लिए वर्षा के जल को संचित करना। बाकी कोई सा भी जैसे व्यर्थ बहरे जल होते हैं उसको रोकना, जल को प्रदूषित नहीं होने देना, शुद्ध जल के अंदर दूषित जल नहीं मिलने देना, कम से कम उपयोग करना जल का। जैसे अपन घरों के अंदर भी काम में लेते हैं, जैसे बागवानी वगैरह के अंदर गंदे जल को उपयोग में ले सकते हैं। नल वगैरह जैसे खुले रहते हैं उनको बंद करके भी अपन जल को क्या किया जा सकता है? संरक्षित किया जा सकता है। तो कोई 2 उपाय आप इसके अंदर लिख सकते हो जल संरक्षण के बारे में। तो जल संरक्षण के बारे में यही पूछा जाएगा, जल संरक्षण से संबंधित। अब इस जल संरक्षण के बारे में एक बात हो सकती है, एक अपने बुक के अंदर एक छोटी सी लाइन है, कौटिल्य। कौटिल्य नाम आपने सुना हो। इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, और इसको विष्णुगुप्त भी। विष्णुगुप्त, इन तीनों नाम एक ही व्यक्ति के, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। लेखक खुद ले जाता है कई बार, अर्थशास्त्र का लेखक कौन? तो कौटिल्य, या उसी को चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से पुकारा जाता है। इस अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने, कौटिल्य चाणक्य ने एक राजा के बारे में आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ा रहे थे कौटिल्य चाणक्य। उस वक्त उनको ये चंद्रगुप्त मौर्य दिखाई दिया। इसमें कुछ विशेष बातें दिखाई दी, कहानी के रूप में आपको कभी बताएंगे क्लास में। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला कौन था? कौटिल्य ही था। और इस कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के अनुसार एक झील बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिस झील का नाम क्या है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने लिखी थी। और जल संरक्षण के कोई 2 उपाय बताए, तो कोई भी 2 आप उपाय हो बता सकते। तो जल संरक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, 2 ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। जल संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए, ये पूछा जा सकता है, या फिर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तीसरा क्वेश्चन जो ये बनता है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अब देखो, राजस्थान के अंदर वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जल संरक्षण के कई उपाय किए, जिसके तहत जल संरक्षण के परंपरागत जो स्रोत होते हैं, राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत, राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत, जल को बचाने के परंपरागत यानी जो काफी प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उनके कौन कौन से स्रोत है जिनके अंदर जल को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। जिसके अंदर जैसे तालाब है, कुआं है, कुई है, बावड़ी है, खड़ीन है, इन सभी चीजों के बारे में, नाडी है, इन सभी चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो परंपरागत जल स्रोतों में जो पहला जो जल स्रोत है अपन का, वो आपका है बावड़ी। बावड़ियां बहुत से लोगों ने देखी भी है, और आजकल तो सरकार इन बावड़ियों का वापस पुनरुद्धार भी कर रही है, वापस इनको नयन बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस बावड़ी कई प्रकार की हो सकती है, गोल आकृति की भी हो सकती है, चतुष्काकार, वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है ना। विशेष रूप से
चतुष्कोणीय गोल वर्तुल के आकार में निर्मित जल स्रोत यानी उसके अंदर जल को क्या किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। इसमें प्रवेश मार्ग देखो ये बावड़ियां इस प्रकार से बनी होती है, ये क्षेत्र है, ये बावड़ी गड्ढे युक्त बावड़ी बनी है। अब इसमें जो प्रवेश द्वार होते हैं अलग अलग, ये प्रवेश द्वार इस प्रकार से चारों तरफ इनमें प्रवेश द्वार होते हैं। प्रवेश द्वार से लगाकर जो मध्य मार्ग होता है, ये मध्य मार्ग का क्षेत्र, यहाँ तक इनमें सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ तक क्या बनाई होती है, ईंटों के माध्यम से इसमें क्या की जाती है, चिनाई की जाती है। ईंटों के साथ साथ में इसमें कलात्मक पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के जो कलात्मक, कई प्रकार के चित्र उकेरे हुए जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों का भी इनके अंदर उपयोग होता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाता है, ये आंगननुमा भाग होता है। इसके बाद में आंगननुमा भाग होता है। आंगन तक पहुंचने के लिए क्या बनी होती है, सीढ़ियां बनी होती है। ये आंगन तक अपन पहुंचेंगे तो वहां तक सीढ़ियों का निर्माण है वो हो रखा होता है। और इन सीढ़ियों पर कई प्रकार के कलात्मक मेहराब, स्तंभ, झरोखे, इन सीढ़ियों पर कई प्रकार के कलात्मक, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है बावड़ी का, वहाँ मेहराब बना होता है। मेहराब आपने देखा होगा, मंदिर का जो मुख्य क्षेत्र होता है, उस मुख्य स्रोत के आगे इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ जो गेट होता है उसी को मेहराब कहा जाता है। स्तंभ यानी खंभे, कई प्रकार की चित्रकारी उकेरे हुए खंभे भी यहाँ पर लगे होते हैं। और झरोखे जालीनुमा क्षेत्र होते हैं। झरोखा दर्शन, पहले राजा महाराजाओं के काल में झरोखा दर्शन होता था, रानियां वगैरह झरोखा, इस प्रकार से जालीनुमा क्षेत्र होता है। तो कई प्रकार के झरोखे इनके अंदर लगाए हुए होते हैं। इन झरोखों के अंदर क्या होती है, जैसे जालीनुमा क्षेत्र होता है, इनमें वहां का जो स्थानीय जो जल देवी देवता होता है उसकी क्या रखी होती है, मूर्ति रखी हुई होती है। तो देखो क्वेश्चन आता है, परंपरागत जल स्रोत बावड़ी के बारे में बताइए। तो चतुष्कोणीय, वर्तुलाकार, वर्गाकार में आकृति के अंदर निर्मित जल स्रोत, जिसमें वर्षा के जल को संचित किया जाता है, जिसमें प्रवेश द्वार से लगाकर मध्य मार्ग तक ईंटें लगाई होती है। उसके आगे क्या बनी होती है, सीढ़ियां बनी होती है। फिर क्या आंगननुमा भाग होता है। इस आंगननुमा भाग के अंदर कई प्रकार के स्तंभ लगे होते हैं, मेहराब है, झरोखे बने होते हैं। झरोखों में क्या होती है, स्थानीय जल देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती है। अब राजस्थान के अंदर एक शहर है बूंदी। इस बूंदी शहर के अंदर बावड़ियां बहुत अधिक पाई जाती है। और बावड़ियां अधिक पाए जाने की वजह से इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स यानी बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। क्वेश्चन आता है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, बावड़ियों के शहर के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ बावड़ियों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे तापी बावड़ी। क्वेश्चन आ जाता है, तापी बावड़ी कहाँ है, तो ये ध्यान रखना है, जोधपुर में। तापी बावड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में। तापी बावड़ी के अलावा भंडारेज की बावड़ी, ये दौसा में भंडारेज की बावड़ी। एक चीज ध्यान रखना, आबानेरी की चांद बावड़ी, ये पूछा जाता है बोर्ड में, आबानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है, आबानेरी दौसा के अंदर है। इसके अलावा वीनाता की बावड़ी, ये पड़ती है चित्तौड़। वीनाता की बावड़ी कहाँ पड़ती है, चित्तौड़ के अंदर। तो 3-4 बावड़ियां हैं। पहली बावड़ी थी आपके तापी बावड़ी जो जोधपुर में पड़ती है, दूसरी भंडारेज की बावड़ी जो भी दौसा में पड़ती है, एक जो महत्वपूर्ण जो बावड़ी मैंने आपको बताई आबानेरी की चांद बावड़ी, आबानेरी दौसा के अंदर पड़ती है, वीनाता की बावड़ी और चित्तौड़ के अंदर पड़ती है। और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। और बावड़ी क्या होती है आपको मैंने बता दिया, परंपरागत जल स्रोत होता है, किस प्रकार से क्या इसकी आकृतियां बनी हुई होती। तो आज से संबंधित जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन आपका यह है, जल संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। और जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है, परंपरागत जल स्रोत बावड़ी के बारे में बताइए। दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। परंपरागत जल स्रोत बावड़ी के बारे में बताइए और जल संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।